मांग की लोच से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि मांग की आय लोच क्या होती है, किस प्रकार से मांग की आय लोच निकाली जाती है और कैसे सामान्य वस्तु में आय लोच धनात्मक होती है और गिफिन वस्तु में मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम मांग की आय लोच की श्रेणियां जानेंगे। जैसा कि हमने मांग की कीमत लोच में भी पढ़ा था कि मांग की कीमत लोच की जो श्रेणियां होती है वो 5 प्रकार की हमने विभाजित की थी। सामान्य रूप से जो मांग की आय लोच होती है वह कीमत लोच की तरह ही शून्य से अनंत के मध्य होती है। तो यहां हम देखेंगे कि मांग की आय लोच जो है वो पूर्ण बेलोचदार आय लोच भी हो सकती है, इकाई से कम लोचदार हो सकती है, इकाई के बराबर लोचदार हो सकती है, इकाई से अधिक लोचदार हो सकती है और पूर्ण लोचदार मांग की आय लोच भी हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मांग की आय लोच किसे कहते हैं और साथ ही हम यह भी देखेंगे कि मांग की कीमत लोच और आय लोच के ग्राफ में क्या अंतर होता है, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, अगर किसी समय में उपभोक्ता की आय में 10% परिवर्तन हो, आय में प्रतिशत परिवर्तन और मांग में कोई परसेंट परिवर्तन नहीं हो, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, तो देखिए क्या है, हम आय लोच निकालने के लिए क्या करते हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन में आय में प्रतिशत परिवर्तन या आनुपातिक परिवर्तन का भाग देते हैं, जो कि हम पहले वाले वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। फिर भी मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको मांग की आय लोच की श्रेणियों की बात करूंगा। तो देखिए, आय लोच के लिए क्या करते हैं, मांग में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय आय में प्रतिशत या आनुपातिक परिवर्तन। अब देखिए, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि मान लो व्यक्ति की इनकम 10% बढ़ी पर मांग कुछ बढ़ी नहीं, तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे मांग पूर्ण बेलोचदार आय लोच। इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण बेलोचदार आय लोच। यानी आय में परिवर्तन से मांगी जाने वाली मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये डिमांड कर्व देखिए, डिमांड कर्व जब इनकम I1 है तो उपभोक्ता ए बिंदु पर संतुलन में क्वांटिटी Q1 लेता है, आय बढ़कर I2 हो जाती है तो भी क्वांटिटी Q1 ही लेता है, आय बढ़कर I3 हो जाती है तो भी क्वांटिटी वही लेता है, ए बी और सी। तो यहां अगर मांग की आय लोच की बात करेंगे तो आय की मांग की लोच होगी शून्य लोचदार, क्योंकि आय में होने वाले परिवर्तन से मांगी जाने वाली मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरे देखिए, अगर मान लीजिए आय में 10% परिवर्तन हुआ, आय में व्यक्ति के 10% परिवर्तन हुआ, 10% बढ़ी पर मांग 2% ही बढ़ी, तो यहां जो मान आएगा 0.2 इज लेस देन 1, तो इसको बोलेंगे इकाई से कम लोचदार। पहली ये मांग की आय लोच हुई। अब देखिए दूसरी वाली जो है इकाई से कम लोचदार, दूसरी है इकाई से कम लोचदार। अब आप इसको यह ध्यान रखेंगे कि आय में जितने परिवर्तन हुआ मांग में उससे कम परिवर्तन हुआ। यहां देखिए डिमांड आय थी I1, पहले इनकम थी I1, क्वांटिटी थी Q1, आय बढ़कर I2 हो जाती है, आय बहुत ज्यादा चेंज हो गई पर मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। ये देखिए, तो यहां देखिए आय में ज्यादा परिवर्तन है, चेंज इन आय ज्यादा है और चेंज इन क्वांटिटी कम है। चेंज इन इनकम इज ग्रेटर देन चेंज इन क्वांटिटी और उपभोक्ता का संतुलन ए से बी पर चला जाता है। तो यहां देखिए कि जिस अनुपात में आय में परिवर्तन हुआ उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन हुआ। देखिए मांग इतनी सी बढ़ती है, जबकि पहली वाली स्थिति और दूसरे में देखिए आय में उपभोक्ता की आय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फिर भी मांग नहीं बढ़ती है। आय 10% बढ़ी पर मांग 2% ही बढ़ी, तो हम बोलेंगे इकाई से कम लोचदार। इसमें मांग की लोच आएगी इकाई से कम लोचदार। तीसरी कंडीशन करते हैं कि जिस अनुपात में आय में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में यदि मांग में परिवर्तन हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा। सपोज करिए आय में परिवर्तन हुआ 10% और मांग में भी 10% परिवर्तन हुआ, तो यहां आएगा 1। इसको बोलेंगे थर्ड इकाई लोचदार। एक आया ना इसलिए इकाई लोचदार। यानी जिस अनुपात में आय में परिवर्तन हुआ, देखिए आय जब I1 थी, क्वांटिटी Q1 थी, उपभोक्ता ए बिंदु पर संतुलन में था। आय जितनी बढ़ती है, आय बढ़कर I2 हो जाती है तो क्वांटिटी बढ़कर Q2 हो जाती है। यानी जितनी आय में परिवर्तन होता है उतना का उतना ही क्वांटिटी में परिवर्तन हो जाता है। चेंज इन इनकम बराबर है चेंज इन क्वांटिटी। नई स्थिति में बी बिंदु पर हो जाता है उपभोक्ता, ये इसका मांग वक्र होता है और यहां
मांग की लोच होती है इकाई के बराबर। यानी जिस अनुपात में आय में परिवर्तन होता है, यदि उसी अनुपात में मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन होता है तो 10 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1। तो इसको बोलेंगे मांग की इकाई लोचदार, यानी मांग की लोच का मान क्या आएगा? 1 आएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जिस अनुपात में आय में परिवर्तन हो, मांग में उससे ज्यादा परिवर्तन हो जाए। जैसे देखिए, मांग में 10% परिवर्तन हुआ, आय में 10% परिवर्तन हुआ, और मांग में 50% परिवर्तन हो गया, 5 इज ग्रेटर देन 1, तो उसको बोलेंगे इकाई से, फोर्थ नंबर लिखेंगे, इकाई से अधिक लोचदार। तो यहां देखिए, इसको बनाएंगे, यह हमारा मांग वक्र है डी। पहले इनकम थी I1, तो मांग थी Q1, उपभोक्ता का संतुलन था ये बिंदु पर। आय थोड़ी सी बढ़कर I2 होती है, और आप खुद देखिए मांग कितनी बढ़ जाती है, 5 गुना मांग बढ़ गई। जितना आय में चेंज हुआ, मांग में उससे कई ज्यादा गुना चेंज हुआ, और नई परिस्थिति में उपभोक्ता बी बिंदु पर संतुलन में होता है, यानी चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा होती है चेंज इन इनकम से। तो यहां मांग की लोच हो गई इकाई से अधिक लोचदार। तो ये देखिए, हमने 4 प्रकार की मांग की लोच की श्रेणियां देखी। पहले मांग की शून्य लोचदार थी, उसके बाद इकाई से कम लोचदार, फिर इकाई के बराबर लोचदार, फिर इकाई से अधिक लोचदार। एक और कंडीशन की बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की आय में कोई परिवर्तन ना हो, फिर भी मांगी जाने वाली मात्रा बदल जाए, यानी आय में जो परिवर्तन हुआ वो 0% हुआ और मांग 10% चेंज हो जाती है, तो मांग की लोच क्या होगी? इन्फिनिटी आएगा। यानी इसको बोलेंगे पूर्ण लोचदार या अनंत लोचदार मांग की लोच। पांचवी जो इकाई है उसको क्या बोलेंगे? पांचवी को बोलेंगे फिफ्थ, पूर्ण लोचदार या अनंत लोचदार मांग की लोच, मांग की आय लोच। यानी कीमत में कोई भी परिवर्तन, आय में परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती चली जा रही है। आय I1 है, पहले मांग थी Q1, ए बिंदु पर संतुलन में था, अब मांग हो गई Q2, बी बिंदु पर संतुलन में। तो चेंज इन क्वांटिटी है, चेंज इन इनकम कुछ भी नहीं है, तो यहां मांग की लोच होगी इन्फिनिटी। ये देखिए सब धनात्मक ढाल युक्त है। तो यहां हमने देखिए मांग की कुल मिलाकर 5 जो लोच है वो शून्य से अनंत तक देखी। क्या करा? मांग की लोच जो थी, आय लोच, वो हमने देखिए मांग की आय लोच। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए क्या क्या है इसमें। ये मांग की आय लोच E इक्वल टू इन्फिनिटी। दूसरी आई थी मांग E ग्रेटर देन 1, ये हमने 5वें नंबर पे करी थी, ये हमने 4थे नंबर पे करी थी। तीसरी बीचों बीच थी E बराबर 1, ये हमने तीसरे नंबर पे करी थी। एक ऐसे था E इज लेस देन 1, ये हमने दूसरे नंबर पे करी थी। और ये E बराबर 0 था, ये पहले नंबर पे करी थी। ये देखिए आय लोच में सारे ढाल धनात्मक है अभी जो बनाया, और जो कीमत लोच करी थी, तो देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। कई बार अगर ये पूछ लेते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और कई बार क्या करता है बच्चा, जब कीमत लोच की बात होती है तो वो आय लोच बना देता है, और आय लोच की बात होती है तो कीमत लोच बना देता है। वो उसको लगता है मैं सब कुछ सही करके आया हूं, मुझे अच्छे नंबर मिलेंगे, और नंबर शून्य मिलता है। क्योंकि गलती क्या हो जाती है, ये सारे पॉजिटिव है। और मांग की कीमत लोच की जो श्रेणियां देखी थी, मांग की कीमत लोच, देखो ये भी 0 से अनंत तक थी, और ये भी 0 से अनंत तक है। फर्क क्या है वो देखिए। मांग की लोच पहली जो थी E इक्वल टू इन्फिनिटी, फिर आई थी E ग्रेटर देन 1, फिर यह आई थी E बराबर 1, फिर ये आई थी E लेस देन 1, और ये आई थी E बराबर 0। अब देखिए ये सब पॉजिटिव है, ये सारे ढाल पॉजिटिव है, और ये सारे ढाल क्या है? नेगेटिव है। इन दोनों में मेन यही अंतर है कि मांग की जो कीमत लोच की श्रेणियां हैं वो सारी नेगेटिव होती है, जबकि मांग की आय लोच सारी की सारी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्योंकि मांग की आय लोच पॉजिटिव होती है, इस कारण से हम जब इसकी श्रेणियां बनाएंगे वो भी सारी पॉजिटिव होगी। मांग की कीमत लोच नेगेटिव होती है, इस कारण इसकी सारी श्रेणियां भी नेगेटिव होती है। होता दोनों में 0 से अनंत तक है। सब में पूर्ण लोचदार मांग की लोच होती है, इकाई से अधिक लोचदार मांग की लोच होती है सॉरी, इकाई के बराबर मांग की लोच होती है, इकाई से कम मांग की लोच होती है, और शून्य होती है। सब में मांग की लोच बराबर होती है। वही सारी चीजें हैं, पर आपको अंतर क्या करना है?
आय लोच में धनात्मक ढाल बनाने हैं और कीमत लोच में ऋणात्मक ढाल बनाने हैं। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि मांग की आय लोच की कौन कौन सी श्रेणियां होती है, किस प्रकार से मांग की आय लोच शून्य से अनंत तक होती है। और दूसरी ओर जो चीज है जो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि मांग की कीमत लोच की श्रेणियां और मांग की आय लोच की श्रेणियों में क्या अंतर होता है। आय लोच की सारी श्रेणियां पॉजिटिव ढाल युक्त होती है, जबकि कीमत लोच की जो श्रेणियां होती है वो नेगेटिव ढाल युक्त होती है। यह आपको इसमें ध्यान रखना है। तो मैं समझता हूं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा मांग की आय लोच की श्रेणियों को समझने के लिए। धन्यवाद।